ओके, आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग बेसिकली दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग सारा का सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे और उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने के बाद हम उसके फंक्शन को और उसके हार्मोनल कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो रिमेंबर कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पार्ट्स शामिल होते हैं। हम लोग उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम एनीवेयर हम लोग इसको दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। कहीं पे भी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे तो इसके अंदर हमें 4 पार्ट्स हैं जो बड़े वाज़े तौर पे नज़र आ रहे होते हैं। उसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है व्हाट वी कॉल एज द ओवरीज। इन ओवरीज के साथ में जो दूसरा पार्ट शामिल होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं एज ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स के साथ में जो तीसरा पार्ट शामिल होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं एज यूट्रस एंड लास्ट पार्ट इज व्हाट वी कॉल एज वेजाइना। स्टार्टिंग ऑफ विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर किसी भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग देखते हैं तो इसके जो पहला पार्ट बन रहा है वो होगा यहाँ पे इस रीजन के अंदर। इस पार्ट को हम लोग नाम दे देते हैं, ये है हमारे पास यूट्रस। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ से बाहर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग नाम दे देंगे, ये है हमारे पास बेसिकली वेजाइना। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है इस हिस्से को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास वेजाइना है। वेजाइना के लिए हम लोग 2 से 3 वर्ड यूज़ करते हैं। पहला वर्ड जो हम लोग इस वेजाइना के लिए यूज़ करते हैं हम इसको नाम दे देते हैं एज बर्थ कैनाल। और बर्थ कैनाल इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो पार्चुरेशन का प्रोसेस है, जो बच्चे ने जिसकी बर्थ होनी है वो हमेशा और हमेशा वेजाइना से गुज़र के आता है, तो हम लोग इसको बर्थ कैनाल का नाम दे देते हैं। इसी वेजाइना के एंटीरियर एंड के ऊपर जब हम लोग देखते हैं तो एंटीरियर एंड के ऊपर मौजूद होता है व्हाट वी कॉल एज यूरेथ्रा। एंटीरियर एंड के ऊपर यूरेथ्रा मौजूद होगा। और इसकी जो टोटल लेंथ होती है वेजाइना की वो बेसिकली होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। 8 से 10 सेंटीमीटर कहने का मतलब ये है कि ये जो टोटल एक ट्यूब होती है ये हमारे पास तकरीबन 3 इंचेस की बनती है। इसका बेसिक काम ये होता है कि जो पेनिस है वो बेसिकली इसी वेजाइना के अंदर एंटर होता है और जब एंटर होगा तो उसके बाद स्पर्म रिलीज़ करेगा इसी वेजाइना के अंदर, जो सर्वेक्स के थ्रू होते हुए ऊपर वाले पार्ट के अंदर जाते हैं जिसको हम लोग यूट्रस का नाम दे देते हैं। अब ये जो वेजाइना होता है ये बेसिकली एक स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ जो है वो इलांगेट भी करती है और शॉर्ट भी हो जाती है। नॉर्मली ये 3 इंचेस पे होगा, बट जिस टाइम पे कॉपुलेशन होती है पीनस का एंट्री होता है तो ये इधर को स्ट्रेच करेगा। जैसे ही स्ट्रेच करता है तो वो जो पीनस है वो इसके अंदर उसके बाद में फिट हो जाता है। दूसरी चीज़ है इसके बाद ये वाला जो एंड होता है इस एंड को यहाँ पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन लगी होती है। इस पार्ट को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये है सर्वेक्स
और इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस का लेवल डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट होता रहता है। थर्ड पार्ट इज़, जिसको हम लोग नाम देते हैं एज यूट्रस। ये यूट्रस बेसिकली है क्या? इस यूट्रस के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज़ करते हैं कि हम इसको दूसरा नाम दे देते हैं एज वॉम्ब। ये वो प्लेस होती है कि जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन आई मीन टू से कि फर्टिलाइजेशन के बाद जिस टाइम पे जो डेवलपिंग जाइगोट होता है वो आके इम्प्लांट होता है बेसिकली यूट्रस के अंदर। जब इसी यूट्रस के साइज़ की हम लोग बात करते हैं तो इस यूट्रस का जो टोटल साइज़ होता है, इसकी लेंथ बनती है तकरीबन 8 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ होती है वो होती है तकरीबन 5 सेंटीमीटर। और ये वो पार्ट होता है कि जिसके अंदर सारा का सारा जाइगोट कन्वर्ट होता है इनटू फीटस, और फीटस जो है उसके बाद उसकी सारी की सारी डेवलपमेंट पूरी होती है। टोटल साइज़ 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ और विड्थ की बात कर रहे हैं। और ये अपने साइज से तकरीबन 500 गुना स्ट्रेच करने की एबिलिटी रखता है। इसके अंदर स्ट्रेचिंग एबिलिटी होती है कि ये 500 गुना अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता है। जब हम लोग यूट्रस के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यूट्रस के अंदर हमें 3 किस्म की वाल्स नज़र आती हैं। अभी तक जो एक वाल मैंने बनाई हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ आउटर वाल बनाई थी। इस आउटर वाल को हम लोग नाम दे देते हैं एज पेरीमेट्रियम। पेरी का मीनिंग होता है अराउंड, और वर्ड जो मैट्रा यूज़ करते हैं, मैट्रा का असल मीनिंग होता है वॉम्ब। तो वॉम्ब के स्ट्रक्चर का पार्ट है तो इसको हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं। ये आउटर पार्ट होगा। इस आउटर पार्ट के बाद जब हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर हमें बेसिकली नज़र आ रहा होता है व्हाट वी कॉल एज द सेकंड वॉल। और ये जो सेकंड वॉल होती है ये हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे भी मौजूद है, इस रीजन के अंदर भी मौजूद है, सारी की सारी वॉल के अंदर, और यहाँ पे भी मौजूद है। इस सेकंड पार्ट को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये है हमारे पास, क्योंकि मसल्स का बना हुआ है तो इस सेकंड पार्ट को हम लोग नाम दे देंगे एज मायोमेट्रियम। ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस ये मायोमेट्रियम ही है जो आप लोगों के पास बेसिकली स्मूथ मसल्स का बना होता है और इसी के ऊपर आके ऑक्सीटोसिन ने एक्ट करना होता है। और इसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो इसके इंटरनली हमें एक तीसरी लेयर नज़र आती है, और वो जो तीसरी लेयर होती है ये बेसिकली हमारे पास एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। दिस थर्ड लेयर इज़ बेसिकली अ म्यूकस मेम्ब्रेन, और इस म्यूकस मेम्ब्रेन को हम लोग नाम दे देते हैं कि दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। और इसके जब हम लोग शेप को देखते हैं तो ये एंडोमेट्रियम बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन है। इसके साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन होने के अलावा ये स्पॉन्जी होती है स्ट्रक्चर के अंदर, और जो इम्प्लांटेशन होनी होती है डेवलपिंग जाइगोट की, वो इम्प्लांटेशन इसी एंडोमेट्रियम के अंदर ही इम्प्लांटेशन होती है। और इसके साथ में जब हम लोग किसी भी साइकिल को देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को देते हैं, तो इसकी जो विड्थ होती है वो विड्थ हमेशा और हमेशा वेरिएबल होती है। ये कैसे वेरिएबल होती है हम लोग आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे कि इसकी विड्थ कैसे जो है वेरिएबल है। इसके साथ में जब हम लोग देखते हैं तो इन्हीं रीजन से बेसिकली यहाँ से और यहाँ से, इन दो रीजन से एक और कैनाल यहाँ से एराइज हो रही होती है। उस कैनाल को हम लोग नाम देते हैं कि वो है बेसिकली हमारे पास ओविडक्ट। ये जो ओविडक्ट है ये बेसिकली ये वो कैनाल है कि जिसने ओवरी से एग को लेके आना होता है हमारे पास, व्हाट वी कॉल एज, ओवरी से एग को कलेक्ट करेगा और उसको लेके जाएगा सीधा सीधा यूट्रस के अंदर। इसका जो टोटल साइज होता है ओविडक्ट का, दिस पार्ट इज बेसिकली ओविडक्ट। दिस पार्ट वाज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज यूट्रस। और इस ओविडक्ट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इस ओविडक्ट का जो टोटल
लेंथ होती है वो तकरीबन बनती है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल साइज़ है इसको हम लोग ओविडक्ट का नाम देते हैं। और ये जो ओविडक्ट है हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर की एक ट्यूब होती है। ये पहले किस्म की ट्यूब है कि जिसने एग को कलेक्ट करना होता है। और इसके साथ में जो दूसरी चीज़ इसके अंदर मौजूद होती है वो ये है कि इसका जो फर्स्ट 1/3 होता है, ये जो इसका स्टार्ट वाला रीजन होता है, ये वो प्लेस होती है कि जहाँ पे बेसिकली होती है व्हाट वी कॉल एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली टेक्स प्लेस इन दी ओविडक्ट। और इसी ओविडक्ट के लिए हम लोग एक और वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, और वो वर्ड क्या होता है, वो बेसिकली उसके लिए हम लोग उसको नाम दे देते हैं एज यूट्राइन ट्यूब। इसी के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद लास्ट पार्ट है जिसको हम लोग नाम देते हैं एज ओवरीज। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास यूट्रस था, इस यूट्रस के साथ में लगा होता है एक स्पेशल किस्म का लिगामेंट। ये जो लिगामेंट है, इस लिगामेंट के एंड के ऊपर अटैच होता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर। इस छोटे से स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं कि ये है हमारे पास बेसिकली एक ओवरी। एक ओवरी इधर बनेगी, दूसरी ओवरी ऑटोमेटिकली दूसरी साइड के ऊपर बनेगी, क्योंकि एक फेलोपियन ट्यूब आपके पास यहाँ पे था जिसको आप लोग यूट्राइन ट्यूब का नाम दे रहे थे, और दूसरा जो फेलोपियन ट्यूब है वो मौजूद होगा इस रीजन के अंदर। इस फेलोपियन ट्यूब का जो एंड होता है ये हमेशा और हमेशा स्वेलन पार्ट होता है। और याद रखना कि ओवरी का इसके साथ में डायरेक्ट किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं होता है। सेम तरीके से एक लिगामेंट यहाँ से राइज होगा इस रीजन से, और इस लिगामेंट के एंड पे दोबारा से वही स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं एज ओवरी। सो द टोटल नंबर ऑफ ओवरीज आर 2, टोटल नंबर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स आर 2। एंड रिमेंबर कि हमारे पास यूट्रस सिर्फ एक होता है, सर्विक्स सिर्फ एक होता है, और वेजाइना जो है ये भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक होगा। जब हम लोग इस ओवरी की बात करते हैं, ये वाला पार्ट था जिसको हम लोग ओवरी का नाम दे रहे थे। इस ओवरी के जब हम लोग साइज़ को देखते हैं तो इस ओवरी का बेसिक साइज़ होता है हमारे पास तकरीबन 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ बनती है, 5 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ बनती है। ये वाला स्ट्रक्चर इसका 5 सेंटीमीटर का है, ये वाला इसका 3 सेंटीमीटर का है। ये ओवरीज बेसिकली वो स्ट्रक्चर होते हैं कि जहाँ पे पैदा होते हैं व्हाट वी कॉल एज एग्स। इन्हीं ओवरीज के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे से सेलुलर स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम दे देते हैं। एक स्ट्रक्चर को नाम देंगे एज फॉलिकल। जब हम किसी एक फॉलिकल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस एक फॉलिकल के स्ट्रक्चर के अंदर हमें फिर से 2 चीज़ें नज़र आती हैं। ये इतने से पार्ट को, जो एक पार्ट था, इसको जब हम लोग गौर से देखते हैं तो हमें आउटर लेयर ऑफ सेल्स नज़र आती है। ये जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स है ये यहाँ पे मौजूद होगी, और इस आउटर लेयर ऑफ सेल्स के अंदर पड़े होते हैं स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर, जिसके साथ में इनके साथ में आके मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं वो भी आके अटैच हो रहे होते हैं। यहाँ पे ये सेल्स मौजूद हैं, और इन सेल्स के अंदर मौजूद होगा आप लोगों के पास एक और सेल जिसको हम लोग नाम दे देते हैं एज oogonia। ये सेल है बेसिकली जिसको हम लोग oogonia का नाम दे रहे हैं, और यही वो सेल्स होते हैं कि जिन्होंने बाद में कन्वर्ट होना होता है इनटू एन एग और इनटू एन ओवम। रिमेंबर कि जब भी एग की फॉर्मेशन होती है, एग ओवम की फॉर्म में कभी भी सिक्रेट नहीं होता है।
एग बेसिकली सिक्रीट होता है अपने, जिसको हम लोग नाम देते हैं एज सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज़ होगा और सेकेंडरी oocyte जैसे ही रिलीज़ होता है ये सेकेंडरी oocyte को बेसिकली रिसीव करेगा फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब और ओविडक्ट, और इसका जो पहले वाला 1/3 पार्ट होता है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल होता है इस पार्ट के अंदर। अब सवाल ये है कि ये तो है इनका सिंपल किस्म का स्ट्रक्चर। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस स्ट्रक्चर के मुताबिक कि हमारे पास ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने काम बनते हैं, तो हमारे पास पहला काम जो इसका बनता है वो तो ये है कि ये जो आप लोगों के पास सेकेंडरी oocyte होता है, मीन एग की फार्मेशन इसी ने करनी होती है। उसके बाद ओवरी का दूसरा काम ये होता है कि ओवरी ने 2 किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ करने होते हैं, व्हाट वी कॉल एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, द फीमेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ करवाना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही काम है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये भी बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हो रहा है, तो तीसरा काम इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सारा का सारा बेबी फॉर्मेशन है, एम्ब्रियोजेनेसिस जो है जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, डेवलपमेंट का सारा काम भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही काम होगा। और उसके साथ में जो वेजाइना है इसका काम सिंपल ये होता है कि एक तो ये बर्थ कैनाल के तौर पे एक्ट करेगा और दूसरा ये एक्ट करता है टू रिसीव स्पर्म्स फ्रॉम पीनस। जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं तो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे एग की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है या इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। तो जब हम लोग इसके हार्मोनल कंट्रोल की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि हमारे पास बेसिक ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ बेसिकली दे आर साइक्लिक एक्टिविटीज़, और ये जो साइक्लिक एक्टिविटीज़ होती हैं इनको कंट्रोल कर रहा होता है बेसिकली हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक न्यूरो सिक्रीशन रिलीज़ होती है, उस न्यूरो सिक्रीशन को हम लोग नाम देते हैं एज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जैसे ही रिलीज़ होता है ये आके एक्ट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के ऊपर। जब ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से बेसिकली रिलीज़ होंगे 2 किस्म के हार्मोन्स। उनमें से पहला हार्मोन है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं एज FSH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इन टर्न यहीं पे ओवरी के अंदर जो फॉलिकल थे जिनको प्राइमरी फॉलिकल्स का नाम हम लोग देते हैं, इन फॉलिकल्स के ऊपर आके एक्ट करता है। जैसे ही ये आके FSH फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करेगा तो यहाँ से इसके नतीजे में फॉलिकल से रिलीज़ होता है एक हार्मोन जिसको हम लोग नाम देते हैं एज एस्ट्रोजन। रिमेंबर कि ये एस्ट्रोजन जैसे ही पैदा होता है, एस्ट्रोजन का बढ़ता हुआ लेवल याद रखिएगा कि वो FSH को इनहिबिट कर देता है। एस्ट्रोजन का बढ़ता हुआ लेवल अगर FSH को इनहिबिट करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये FSH के साथ में प्ले करता है व्हाट वी कॉल एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। इसके साथ में जो दूसरा हार्मोन रिलीज़ होता है उस हार्मोन को हम लोग नाम दे देते हैं एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली स्टार्ट में रिलीज़ हो रहा होता है लेकिन इसका लेवल बहुत कम होता है। याद रखिएगा कि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये पहले एक्ट करता है इन्हीं फॉलिकल्स के ऊपर और एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज़ करवाएगा। बट रिमेंबर एस्ट्रोजन का जो बढ़ता हुआ लेवल होता है, याद रखिएगा कि ये एस्ट्रोजन का बढ़ता हुआ लेवल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंदर
एक सर्ज लाता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल होता है ये बढ़ जाता है। इट मीन्स कि एस्ट्रोजन प्लेज अ पॉजिटिव फीडबैक विद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे ये नेगेटिव फीडबैक कर रहा था विद FSH एंड पॉजिटिव फीडबैक करेगा विद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसी फॉलिकल में से जिस टाइम पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिलीज हो जाता है, इसी फॉलिकल में से जिस टाइम पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिलीज होता है, रिलीज याद रखिएगा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ही होता है। जिस टाइम पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इसमें से रिलीज हो जाएगा, ये फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ स्ट्रक्चर व्हाट वी कॉल एज अ कार्पस ल्यूटियम। अभी कार्पस ल्यूटियम जो है, ये कार्पस ल्यूटियम का मतलब था टू टर्न इनटू येलो, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो येलो हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम के ऊपर भी यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही था जो बेसिकली एक्ट कर रहा था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे जैसे कार्पस ल्यूटियम के ऊपर एक्ट करता जाता है, तो यहाँ से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब कार्पस ल्यूटियम के ऊपर एक्ट करता है तो यहाँ से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं एज प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए से ये एक्ट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ऊपर, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो रिलीज़ होता है उसको मुकम्मल तौर पे ये जाके इनहिबिट कर देगा। इट मीन्स के प्रोजेस्टेरॉन प्लेज अ नेगेटिव फीडबैक विद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे पास एक साइकिल होता है जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कैसे कैसे काम करता है। रिमेंबर कि हम लोग जब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहली बात तो ये है कि जिस टाइम पे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल चलना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे एग की फॉर्मेशन होगी जिसको हम लोग नाम देते हैं एज oogenesis और फॉर्मेशन ऑफ द ओवम। यहाँ पे ओवम बन रहा है और यहाँ पे उसकी इम्प्लांटेशन होनी है। अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन होनी है तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक किस्म के चेंजेस आएंगे कि एंडोमेट्रियम जो है, जैसे हम कह रहे थे कि इसकी विड्थ वेरिएबल होती है, इसकी थिकनेस के अंदर तो इंक्रीज आएगा। इसका मतलब है कुछ चेंजेस हमारे पास ओवरी के अंदर हो रहे होते हैं और कुछ चेंजेस हमारे पास यूट्रस के अंदर आ रहे होते हैं। तो हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को नाम दे देते हैं कि इसके बेसिकली हैं हमारे पास 2 पार्ट्स। एक पार्ट को हम लोग नाम देते हैं एज ओवेरियन साइकिल और दूसरे पार्ट को हम लोग नाम देंगे एज, एक ओवेरियन साइकिल है और दूसरा पार्ट है व्हाट वी कॉल एज यूट्राइन साइकिल। इन दोनों साइकिल्स को हम लोग कंबाइन करके पढ़ेंगे। उसका रीज़न ये है कि ये जो दोनों के दोनों हैं दे आर हाईली कोऑर्डिनेटेड। जैसे जैसे चेंजेस ओवरी के अंदर आते जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस आते जाते हैं यूट्रस के अंदर, तो हम कहते हैं हाईली कोऑर्डिनेटेड है। और इसका जो कोऑर्डिनेशन होता है उसका बेसिक रीज़न क्या होता है कि ये हाइपोथैलेमस से जो ये रिलीज़ हो रहे हैं प्लस एंटीरियर पिट्यूटरी से जो गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज़ हो रहे हैं, ये बेसिकली दोनों के दरमियान में एक लिंक या एक रिलेशन पैदा करते हैं। अब इस साइकिल को जब हम लोग गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पूरे के पूरे साइकिल को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इनटू 3 पार्ट्स। और वो 3 पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं एज मेंस्ट्रुअल फेज। रिमेंबर कि हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है इसके अंदर 2 काम हो रहे होते हैं। हम दोनों रीजन्स के अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है इसको हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं एज ब्लीडिंग फेज, और इस फेज का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो 3 to 5 डेज होता है। एंड इवन
ये मूव करके 3 to 7 डेज तक भी चला जाता है। इस फेज को जब हम लोग देखते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि ये ब्लीडिंग हो क्यों रही है। यहाँ पे यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ताकि यहाँ पे अगर जाइगोट आता है तो उसकी इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो, इसके अंदर वेस्कुलराइजेशन भी होती है। अब वो सारा का सारा सिस्टम जो एंडोमेट्रियम के अंदर जो बेड बना हुआ था कि कहीं पे अगर फर्टिलाइज्ड एग आ जाता है, ब्लास्टोसिस्ट आ जाता है, तो उसकी इम्प्लांटेशन इस रीजन के अंदर हो। तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले यूट्रस के अंदर क्या काम होगा। यूट्रस के अंदर ये काम होगा कि उसकी जो एंडोमेट्रियम है वो कंटिन्यूअसली ब्रेक कर रही है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम ब्रेक करना शुरू करती है, और एंडोमेट्रियम जैसे जैसे ब्रेक करती जाती है तो ब्लीडिंग उतनी ही बढ़ती जाती है। एंडोमेट्रियम का थिकनेस जो है इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। एंडोमेट्रियम थिकनेस यहाँ पे कम हो रही होती है। इसी थिकनेस जो कम हो रही है, इसी की वजह से ब्लीडिंग हो रही थी। साथ में हम लोग देखते हैं कि इसी टाइम पे ये जो ओवरीज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है। तो याद रखना कि ओवरीज में यहाँ पे इस टाइम पे रिलीज़ हो रहे होते हैं दोनों के दोनों हार्मोन, जिनको आप लोग FSH का नाम भी देते हो, और दूसरा FSH के साथ में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। बट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है, तो मैं यहाँ पे लिखने ही नहीं लगा। ये FSH जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है डे 1 पे, उसी टाइम पे न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है ओवरीज के अंदर, जिसको ओवेरियन साइकिल का नाम देते हैं, और FSH जाके एक्ट करना स्टार्ट कर देगा ओवरीज के ऊपर। जैसे जैसे ये ओवरीज के ऊपर एक्ट करता जाता है, वैसे वैसे जो एंडोमेट्रियम होता है इसका थिकनेस भी वैसे वैसे ब्रेक करता जाता है। 3 to 7 डेज जैसे ही एंड होते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट फेज आ जाता है, व्हाट वी कॉल एज अ प्रोलिफरेटिव फेज। इस प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, हम दोनों जगहों पे देखेंगे कि क्या क्या काम होते हैं। तो रिमेंबर कि प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर जैसे जैसे FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हो रहे थे, वो एक्ट कर रहे थे फॉलिकल्स के ऊपर, जिनको ग्रेफियन फॉलिकल्स का नाम देते हैं। उनकी वजह से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था। अब प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज कर रहा है, ये बेसिकली एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था कहाँ पे, एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा है ग्रेफियन फॉलिकल, और वो प्रेजेंट था ओवरी के अंदर। एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही इंक्रीज करता है तो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन वो आहिस्ता आहिस्ता से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम करना शुरू करता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को तो कम करेगा, वो तो उसका नेगेटिव फीडबैक होगा। बट हम ये देखते हैं कि ये यूट्राइन साइकिल में क्या कर रहा होता है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन वहाँ पे रिलीज होता है, एस्ट्रोजन आके एक्ट करेगा एंडोमेट्रियम के ऊपर, और अगेन जो एंडोमेट्रियम का थिकनेस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और एंडोमेट्रियम का थिकनेस क्यों इंक्रीज हो रहा है, एंडोमेट्रियम का थिकनेस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इंक्रीज हो रहा था क्योंकि एस्ट्रोजन उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। अब ये प्रोलिफरेटिव फेज चलता रहता है। 3 to 7 डेज का ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज था। उसके बाद जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है, ये अगर 8th डे पे स्टार्ट हुआ है, नॉर्मल 28 डेज का साइकिल है, तो 8th डे से लेके 14th डे तक यही वाला काम होता रहेगा। इसके बाद एक छोटा सा स्टेप होता है जिसको हम लोग सिंपली नाम दे देते हैं एज ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन होती कैसे है, ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte होता है वो रिलीज होता है। हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल जब इंक्रीज कर रहा था, तो एस्ट्रोजन का बढ़ता हुआ लेवल बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए से
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंदर बहुत ज़्यादा उसको इंक्रीज कर देता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही रिलीज़ होता है, जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज़ हो जाएगा, और ये जब रिलीज़ होता है तो हमारे पास ये जो ग्राफियन फॉलिकल था, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। वही ग्राफियन फॉलिकल जिसमें से बेसिकली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट निकला है, वो अब कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास कार्पस ल्यूटियम के अंदर। इस फेज़ को हम लोग पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ का नाम भी दे देते हैं। इसी फेज़ को हम लोग ल्यूटियल फेज़ का नाम भी दे देते हैं, क्योंकि इसी फेज़ के अंदर बेसिकली हमारे पास कार्पस ल्यूटियम बना था। और कार्पस ल्यूटियम बनता कैसे है? कार्पस ल्यूटियम हमारे पास तब बनेगा जिस टाइम पे हमारे पास जो ग्राफियन फॉलिकल था उसमें से एग रिलीज़ हो जाएगा, जिसमें से जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte था वो रिलीज़ होगा। ये सेकेंडरी oocyte की कहानी को हम लोग एंड में डिस्कस करते हैं। ये जो ल्यूटियल फेज़ है इसका टोटल टाइम हमारे पास चलता होता है। ये ल्यूटियल फेज़ रिमेंबर कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 14 डेज़ का होता है। तो ल्यूटियल फेज़ हमारे पास मूव करेगा डे 15 से लेके डे 28 तक, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ये एक किस्म का साइक्लिक एक्टिविटी होता है, और इसमें एग की प्रोडक्शन के अंदर टोटल हमारे पास जो है वो 28 डेज़ का साइकिल होता है। जब हम लोग ल्यूटियल फेज़ को देखते हैं तो इस ल्यूटियल फेज़ के अंदर एक तो एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा था, इसके अंदर स्पेसिफिकली जो कार्पस ल्यूटियम होता है, कार्पस ल्यूटियम प्रेजेंट इन द ओवरी, वो कार्पस ल्यूटियम रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है व्हाट वी कॉल एज कार्पस ल्यूटियम रिलीज़ करेगा बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन को। और जैसे जैसे प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ता जाता है तो प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करता जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम की थिकनेस को इंक्रीज़ करता जाएगा, और एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रही थी प्रोलिफरेटिव फेज़ के अंदर। याद रखना, मेंस्ट्रुअल फेज़ के अंदर एंडोमेट्रियम ब्रेक कर रहा था, उसकी थिकनेस डिक्रीज़ कर रही थी। एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेटिव फेज़ के अंदर ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज़ कर रही है, और लास्ट वाला पार्ट इसके अंदर भी एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता जाता है। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है इन द फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये अपनी जगह पे ही रहेगा और मोर एंड मोर प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज़ करता रहेगा तब तक कि जब तक कि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं होती है और वो प्रोजेस्ट्रॉन का रिलीज स्टार्ट नहीं कर देता है। और अगर यहीं पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट होगा तो ऑटोमेटिकली प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डिक्रीज़ होगा, और जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डिक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली एंडोमेट्रियम का जो ब्रेक डाउन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है कि जिसको हम लोग नाम देते हैं ह्यूमन फीमेल का ओवरी। इस ओवरी के अंदर बेसिकली हमारे पास मौजूद थे बहुत सारे सेल्स जिनको हम लोग प्राइमोर्डियल सेल्स का नाम देते हैं। ये प्राइमोर्डियल सेल्स बिफोर बर्थ ये कन्वर्ट होते हैं इनटू प्राइमरी oocyte। प्राइमोर्डियल सेल्स कन्वर्ट होंगे इनटू प्राइमरी oocyte, और ये जो हमारे पास ये प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होंगे। ये जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं ये आगे जाके कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स, एंड ग्राफियन फॉलिकल जो है ये आगे जाके हमारे पास कन्वर्ट होता है आफ्टर रिलीज ऑफ द ओवम। ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ स्ट्रक्चर व्हाट वी कॉल एज कॉर्पस ल्यूटियम।
जिसका काम था बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज़ करना। रिमेंबर कि हमारे पास जो एग की फॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट होती है विद oogonia, स्पेशल किस्म के सेल्स जो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारे पास एक oogonia होता है, ये हमारे पास एक किस्म का स्ट्रक्चर है जो कि एक डिप्लॉयड सेल होगा। इस डिप्लॉयड सेल को जब हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले माइटोसिस होता है और यही वाला जो oogonia होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ प्राइमरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte होता है बिफोर बर्थ, प्राइमरी oocyte के अंदर होती है व्हाट वी कॉल एज मियोसिस। बट जैसे ही मियोसिस स्टार्ट होती है, मियोसिस 1 स्टार्ट होती है, उस मियोसिस 1 का जो पहला फेज़ होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं एज प्रोफेज, इस प्रोफेज 1 के अंदर इसकी मियोसिस अरेस्ट पे आ जाती है। मियोटिक अरेस्ट भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये रुक जाएगा। ये काम बर्थ से पहले हो रहा था, बिफोर बर्थ ये काम हो रहा है। अब यहाँ से आगे जो मियोसिस 1 है प्राइमरी oocyte के अंदर वो स्टार्ट होगी जिस टाइम पे पबर्टी आता है। जैसे ही पबर्टी आएगा, इस पबर्टी का नतीजा ये निकलेगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास, जिसको हम लोग प्राइमरी oocyte कह रहे थे, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ सेकेंडरी oocyte। और जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte बनता है, इस सेकेंडरी oocyte ने बेसिकली रिलीज़ होना होता है, इसकी ओव्यूलेशन होनी होती है। जब ये सेकेंडरी oocyte, इसमें बेसिकली सेकेंडरी oocyte जो है हमारे पास एक किस्म का हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, 1n स्ट्रक्चर बनेगा। अगर तो इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है फर्स्ट 1/3 पार्ट के अंदर, इसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो इसकी फर्टिलाइजेशन के नतीजे में आगे मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte होता है ये रुक जाता है हमारे पास मेटाफेज 2 के अंदर, और मेटाफेज 2 से ये मियोसिस 2 को आगे नहीं बढ़ने देता। ये मेटाफेज 2 की मियोसिस तब कंप्लीट होगी अगर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ स्ट्रक्चर व्हाट वी कॉल एज ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम होगा बेसिकली। और अगर इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये यहीं पे इसी रीजन के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है ये स्टॉप हो जाएगा। ये सेकेंडरी oocyte जो रिलीज़ हुआ था, अगर इस सेकेंडरी oocyte के हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इस सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो रिमेंबर कि मैं यहाँ पे इस रीजन के अंदर ये सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर लिखने लगा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस सेकेंडरी oocyte के यहाँ पे लगी होती है एक किस्म की जेल की तरह की मेम्ब्रेन। ये जो जेल की तरह का मेम्ब्रेन इसके अंदर लगा होता है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं एज जोना पेलोसिडा। और इसके अंदर के स्ट्रक्चर को जब हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर के स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमें नज़र आएगा एक छोटा सा न्यूक्लियस फर्स्ट पोलर बॉडी का, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये यहाँ पे ऐसे करके मौजूद होगा। ये सेकेंडरी oocyte है और यहाँ पे उसकी एक सिंगल पोलर बॉडी होती है। ये सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट होगा इनटू स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ओवम कहते हैं, और सेकंड पोलर बॉडी भी बनेगा। इसके साथ में यहाँ पे इसके इर्द गिर्द फॉलिकुलर सेल्स की एक लेयर मौजूद होती है, और ये जो फॉलिकुलर सेल्स की लेयर्स मौजूद होती हैं यहाँ पे, इन लेयर्स को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली है व्हाट वी कॉल एज अ कोरोना
रेडिएटा। ये स्ट्रक्चर हमारे पास कोरोना रेडिएटा बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो डिस्कस करने वाली है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिमेंबर कि हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल बेसिकली एक साइक्लिक एक्टिविटी है जो 28 डेज़ की होती है। अगर इन्हीं 28 डेज़ को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू फेज, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इन द स्टार्ट हुई है ब्लीडिंग, और ये जो ब्लीडिंग है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज का नाम देते हैं, ये ब्लीडिंग हुई लाइक हम कहते हैं 1 to 3 डेज़ और 3 to 7 डेज़ और 3 to 5 डेज़। हम लोग इसको यहाँ पे कंसिडर करते हैं एज डे 1। डे 1 से लेके डे 5 तक ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज था। इस मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो सबसे अहम काम हुआ वो ये हुआ कि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद यहाँ पे डे 5 से लेके ऑनवर्ड डे 14 तक ये फेज हमारे पास कहलाएगा एज प्रोलिफरेटिव फेज। और प्रोलिफरेटिव फेज में 14th डे पे जाके हुई है ओव्यूलेशन। अगर 14th डे पे जाके ओव्यूलेशन हुई है तो आगे जो ल्यूटियल फेज होता है या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है, ये हमेशा और हमेशा 14 दिनों का होता है। अब रिमेंबर कि हमारे पास जो एग होता है इसकी मैक्सिमम लाइफ होती है 2 डेज़, 2 to 3 डेज़ ये सरवाइव कर सकता है। और स्पर्म की जो लाइफ होती है वो हमारे पास होती है 1 to 2 डेज़। अगर 13th डे के ऊपर या 12th डे के ऊपर स्पर्म बॉडी के अंदर लॉन्च हो जाते हैं तो 14th डे के ऊपर आके एग रिलीज़ हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे। अगर 14th डे पे एग रिलीज़ होता है 15 और 16 तक ये एग वहाँ पे सरवाइव कर सकता है, स्पर्म आ सकता है और फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो ये हमारे पास ये थोड़ा सा टाइम होता है, ये 5 दिन हैं हमारे पास कि जिन दिनों के अंदर फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के चांसेस कहीं पे भी नहीं होंगे। लाइक हम कहते हैं कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो हुई है इस डे पे आके, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं एज डे 24, लाइक 24 पे हुई है। 14th डे पे एग रिलीज हुआ, 2 दिन के बाद एग नहीं होगा। अब अगर स्पर्म आ भी जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। लाइक 6th डे पे होता है, तो 6th डे पे जब स्पर्म लॉन्च हो जाएंगे तो स्पर्म के लॉन्च होने के बाद स्पर्म यहाँ पे 2 दिन सर्वाइव कर सकते हैं। 7th and 8th डे पे सर्वाइव करेंगे, एग नहीं होगा, किसी किस्म की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो फर्टिलाइजेशन हमारे पास टिपिकल डेज के अंदर होती है, स्पेसिफिक डेज के अंदर होती है। रिमेंबर कि ह्यूमन फीमेल का जो बिहेवियर होता है ये भी हमारे पास साइक्लिक ही होता है। और साइक्लिक बिहेवियर कैसे होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं ये बेसिकली फीमेल्स के मूड को भी कंट्रोल करते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो इनका लेवल था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का ये बहुत कम होता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो फीमेल होती है मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ये इंतहा की चिड़चिड़ी होती है। जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते जाते हैं 5th डे से ऑनवर्ड ये डेज आते जाते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज करता जाता है और ये जो फीमेल्स होती हैं इनके मूड भी वैसे वैसे साइक्लिक फॉर्म के अंदर मूड जो है वो एलिवेट करना स्टार्ट करेंगे और ये मूड्स एलिवेट करते रहते हैं टिल द एंड। और उसके बाद फिर से जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होगा तो उसका जो मूड है उसका एलिवेशन ऑटोमेटिकली वो डाउन हो जाएगा। अब एक और चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि हमारे पास अगर इतने ज़्यादा प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं और हमारे पास 2 ओवरीज भी मौजूद हैं, इसके बावजूद हमारे पास एक सिंगल एग क्यों रिलीज़ होता है? तो पहली चीज़ तो हम लोग ये समझेंगे कि हमारे पास जितने के जितने फॉलिकल्स होते हैं उनमें से कुछ फॉलिकल्स के ऊपर आके FSH एक्ट करता है। जैसे ही FSH एक्ट करता है तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये ग्रो करते हैं तो इनमें से एक फॉलिकल, इसको डोमिनेंस कहते हैं, एक फॉलिकल जो है वो ग्रो करता रहेगा,
बाकी के फॉलिकल जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस प्रोसीजर को हम लोग फॉलिकल एट्रीसिया का नाम देते हैं। मोर ओवर अगर एक फॉलिकल भी रिलीज हो रहा था और एक फॉलिकल के नतीजे में तो हमारे पास 4 ओवम पैदा होने चाहिए थे, फिर हमारे पास एक एग और एक बच्चा क्यों पैदा होता है? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि हमारे पास जब प्राइमरी oocyte था, इसके अंदर मियोसिस 1 हुई है तो सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बने थे। बेसिकली अगर हमारे पास 4 के 4 सेल्स बराबर साइज के बनते तो हर एक सेल के अंदर इक्वल साइटोप्लाज्म एंड इक्वल फूड होता। वो डेवलपिंग जाइगोट के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि जाइगोट ने जब यहाँ से मूव करना है तो यहाँ से आते हुए इसको टोटल 7 दिन लग जाते हैं, और उसके लिए वो जो सारा का सारा फूड होता है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो हमारे पास अब क्या होता है कि एक ही सेल हमारे पास बड़े वाला बनता है जिसको हम लोग नाम देते हैं एज सिंगल ओवम, और बाकी के जो 3 स्ट्रक्चर बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग पोलर बॉडीज़ का नाम देते हैं, जिनके अंदर साइटोप्लाज्म कम होता है। तो एक सेल ऐसा बनेगा जिसके अंदर साइटोप्लाज्म एनफ होगा, और वो एनफ साइटोप्लाज्म इज एनफ फॉर द फूड फॉर 7 डेज, जो यहाँ से लेके हमारे पास ये ट्रैवल कर रहा था। जब ये यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, इसके अंदर क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, और ये ब्लास्टोसिस्ट बन के यहाँ पे इसके एंडोमेट्रियम के अंदर आके यहाँ पे ये इस रीजन के अंदर इम्प्लांट होता है।